नमस्कार, देश प्रदेश के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा सिंह और इस बुलेटिन की शुरुआत बड़ी जानकारी के साथ करेंगे। बता दें कि आज से 2 दिवसीय गुजरात के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने वाले हैं। बता दें 30 सितंबर को अहमदाबाद में मेट्रो रेल सेवाओं का उद्घाटन भी है, जो कि प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया जाएगा। तो बड़ी जानकारी देखिए, आज से 2 दिवसीय गुजरात दौरा शुरू होने वाला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और वहीं जहां पर कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कई परियोजनाओं की सौगात दी जाएगी। इसके अलावा 30 सितंबर को देखिए अहमदाबाद में जाकर मेट्रो रेल सेवाओं का उद्घाटन भी किया जाएगा, जिसका लंबे वक्त से इंतजार है अहमदाबादियों को, जो कि कल पूरा होगा, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद में पहुंचकर मेट्रो रेल सेवाओं का उद्घाटन भी करने वाले हैं। तो बेहद महत्वपूर्ण ये दौरा 2 दिवसीय, जो कि आज और कल गुजरात दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी रहेंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सीनियर करस्पॉन्डेंट आंचल यादव जुड़ चुकी है। आंचल, क्या जानकारी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कब तक गुजरात पहुंच जाएंगे? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से देखिए 2 दिवसीय दौरे पर हैं आज प्रधानमंत्री मोदी जी, और जैसा कि देखिए आज कई परियोजनाओं की जो सौगात है वो मिलने वाली है, तो कहीं ना कहीं ये दौरा बेहद खास है। अगर रेल कॉर्पोरेशन की बात करें तो देखिए उसका भी उद्घाटन होने वाला है, और देखिए कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनका उद्घाटन आज प्रधानमंत्री करने वाले हैं। और पीएम मोदी आज सूरत से गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर हैं, तो इसलिए आज पीएम मोदी की अगर बात करें तो गुजरात दौरे पर वे तकरीबन 29,000 करोड़ की जो सौगात है वो लोगों को देने वाले हैं। तीसरी वंदे भारत ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाने वाले हैं। तो यानी कि अगर बात की जाए तो देखिए 29,000 करोड़ की परियोजनाओं की जो सौगात मिलेगी, कहीं न कहीं उससे जो गुजरात वासी हैं उनको काफी ज्यादा लाभ मिलेगा। मेट्रो सहित कई परियोजनाओं की सौगात मिलने वाली है। ठीक है, ये तो आपने परियोजनाओं की बात कर दी, किस तरीके से उनका वहां पर क्या सौगात वो देंगे, किस तरीके से अहमदाबाद में मेट्रो रेल सेवाओं का उद्घाटन करेंगे, लेकिन गुजरात उनके पहुंचने का क्या समय निर्धारित किया गया है? किस समय तक वो गुजरात पहुंच जाएंगे, इस बारे में अभी तक शेड्यूल जारी किया गया है? बिल्कुल, देखिए आज सुबह के करीब 11 बजे सूरत में पहुंचेंगे, और जैसा कि देखिए 3400 करोड़ रुपए से अधिक परियोजनाओं के शिलान्यास लोकार्पण करने वाले हैं। इसके बाद भावनगर जाएंगे और करीब 2 बजे के करीब 5200 करोड़ रुपए की अधिक से अधिक परियोजनाओं का जो विकास परियोजनाएं हैं उनका उद्घाटन और शिलान्यास करने वाले हैं। प्रधानमंत्री शाम 7 बजे अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय खेल का शुभारंभ करेंगे। चलिए ठीक है आंचल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। और आगे बढ़ेंगे दिल्ली से एक और बड़ी जानकारी, जहां कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह आज अपना नामांकन करने वाले हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए दिग्विजय सिंह नामांकन करेंगे। कांग्रेस के अध्यक्ष पद की रेस में देखिए दिग्विजय सिंह का अब नाम शामिल हो चुका है। कांग्रेस के बड़े नेता है दिग्विजय सिंह, और अब देखिए दिग्विजय सिंह का नाम शामिल हो चुका है इस रेस में। इस लिस्ट में कांग्रेस के अध्यक्ष पद के चुनाव में अब नामांकन दिग्विजय सिंह करने वाले हैं। तो बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां कई नामों के बीच अभी तक संशय बरकरार था, लेकिन अब कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में कौन नामांकन करेगा, इसमें दिग्विजय सिंह का नाम शामिल हो चुका है, जो बेहद करीबी है राहुल गांधी और सोनिया गांधी का, और ऐसे में कांग्रेस के बड़े नेता भी है। और अब दिग्विजय सिंह का नाम कांग्रेस अध्यक्ष पद की इस लिस्ट में शामिल हो चुका है, और वे जल्द ही नामांकन भी करने वाले हैं। तो बड़ी जानकारी अब निकलकर सामने आ रही है। दिग्विजय सिंह का देखिए नाम सामने आ चुका है, जहां कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह आज अपना नामांकन कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए करने वाले हैं। वहीं शारदीय नवरात्रि का आज चौथा दिन है। 9 दिन तक देखिए ये पर्व ऐसे ही चलने वाला है, जहां पर मंदिरों में लगातार श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। बता दें शारदीय नवरात्रि में मां दुर्गा के 9 रूपों की उपासना की जाती है, और नवरात्रि के चौथे दिन मां कुष्मांडा की उपासना, यानी आज मां कुष्मांडा की पूजा अर्चना की जा रही है। तो आज शारदीय नवरात्रि का देखिए चौथा दिन है। चौथे दिन में मां कुष्मांडा की पूजा अर्चना की जा रही है, जहां पर सुबह से ही मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ लगी हुई है। लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। लोग एकजुट होकर यहां मंदिरों में पहुंच रहे हैं पूजा अर्चना करने, मां के दर्शन करने के लिए। हालांकि 9 दिन तक, 4 दिनों तक ऐसा ही सिलसिला रहा। अब आगे 9 दिनों तक भी मां दुर्गा के 9 रूपों की उपासना की जाएगी, और उसके बाद इसको देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम भी हर जगह किए गए हैं।
वहीं दिल्ली में आबकारी नीति के घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी के नेता और कारोबारी विजय नायर को गिरफ्तारी हुई है। वहीं इस गिरफ्तारी पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मोदी सरकार और बीजेपी पर जमकर हमला बोला। केजरीवाल ने आगे क्या कुछ कहा है, सुनिए। कल इन्होंने विजय नायर को गिरफ्तार किया। कौन है विजय नायर? आम आदमी पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता है, हमारा कम्युनिकेशन का काम देखता है। पहले इसने पंजाब में बहुत अच्छा काम किया था, पंजाब में हमारी सरकार बन गई। अब विजय गुजरात का कम्युनिकेशन संभाल रहा था, गुजरात की सारी कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी बनाता था, गुजरात का सोशल मीडिया देख रहा था। उसको इन्होंने गिरफ्तार कर लिया। कह रहे हैं कि उसने शराब घोटाला किया है दिल्ली में। मुझे समझ नहीं आता उसका शराब या शराब घोटाले से क्या लेना देना है। वो तो गुजरात का सोशल मीडिया देखता है, एक छोटा सा कार्यकर्ता है। पिछले कुछ दिनों से उसको रोज पूछताछ के लिए बुला रहे थे लोग। उस पर जबरदस्ती जोर जबरदस्ती डाला जा रहा था कि झूठ मूठ मनीष सिसोदिया का नाम ले लो, नहीं तो तुम्हें भी गिरफ्तार कर लेंगे। पर वो आम आदमी पार्टी का एक सच्चा कार्यकर्ता है, उसने झूठ बोलने से इनकार कर दिया। हिंदी खबर ने दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय से खास बातचीत की। गोपाल राय ने कहा कि भगत सिंह की जयंती को लेकर आप पार्टी ने दिल्ली में 70 से भी ज्यादा रक्तदान शिविर लगाए हैं। वहीं बातचीत के दौरान उन्होंने आगे क्या कुछ कहा, वो भी आप सुनिए। भगत सिंह की जयंती को लेकर आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में 70 से भी जगह पर ब्लड डोनेशन कैंप भी लगाया है। बात कर लेना चाहेंगे, दिल्ली सरकार से मंत्री हैं गोपाल राय जी यहाँ पर हैं। गोपाल जी, भगत सिंह की जयंती पर इतने सारे कैंप लगाने का मकसद क्या है और किस तरीके से भगत सिंह को आप लोग श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं? देखिए, शहीद आजम भगत सिंह का आज जन्मदिन है और पूरे देश के अंदर लोग अलग अलग तरीके से मना रहे हैं। दिल्ली सरकार ने ये निर्णय लिया कि हम इस अवसर पे रक्तदान शिविर लगाएंगे। सरकार के साथ साथ आज आम आदमी पार्टी के जो युवा संगठन है, छात्र संगठन है, उन्होंने यहाँ पर ये रक्तदान शिविर लगाया है, जहाँ पर सुबह से ही युवा और युवतियाँ आकर के रक्तदान कर रहे हैं। मेरा सभी युवाओं से यही अपील है कि रक्तदान करने के साथ साथ भगत सिंह के विचारों को समझना जरूरी है, क्योंकि भगत सिंह का विचार ही इस भारत को नंबर 1 बना सकता है। लगातार आम आदमी पार्टी भगत सिंह की बात की जाए या बाबा साहब अम्बेडकर, उन्हीं के नक्शे कदम पर चलती है और देश की तरक्की की बात करती है। निश्चित रूप से, क्योंकि नए भारत का निर्माण उन क्रांतिकारियों से, उन शहीदों से, उनके विचारों से प्रेरणा लेकर के ही बनेगा और इस मिशन में हम लगे हुए हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमने बात की दिल्ली सरकार से मंत्री गोपाल राय से। तो जिस तरीके से तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भगत सिंह की जयंती के उपलक्ष्य में ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है और लगातार दिल्ली में अलग अलग जगह पे इसी तरीके से कैंप लगाए गए हैं, जिसके माध्यम से जरूरतमंद लोगों तक ब्लड उचित समय पर पहुंच सके। तो कहीं ना कहीं भगत सिंह को याद करते हुए आम आदमी पार्टी लोगों को जीवन दान देने की भी बात कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ मैं कंचन अरोड़ा, दिल्ली हिंद खबर। वहीं दिल्ली में कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत से खास बातचीत हुई। उत्तराखंड में रेल लाइन के लिए रेल मंत्री से मुलाकात भी हुई। धन सिंह रावत ने उनसे मुलाकात की। बता दें, पटवारी व्यवस्था को लेकर हमारी सरकार काम कर रही है, अंग्रेजों की जमाने की व्यवस्था को भी खत्म किया जाएगा, ऐसा धन सिंह रावत ने कहा। उत्तराखंड को और बेहतर बनाने के लिए आज कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ मुलाकात की है। क्या कुछ खास रहा इस मुलाकात में? चूंकि लगातार अभी दिल्ली पहुंच रहे हैं, कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर रहे हैं, बेहतर के लिहाज से आज की क्या मुलाकात रही, क्या क्या परियोजना को लेकर बात हुई है? देखिए, आज हम लोग माननीय सतपाल महाराज जी जो हमारे पर्यटन मंत्री हैं, मैं हो गया, और हमारे माननीय भरत सिंह चौधरी जी विधायक हैं जो हमारे रुद्रप्रयाग से, हमारे अनिल नौटियाल जी विधायक हैं कर्णप्रयाग से, हम सभी लोग आज रेल मंत्री जी को मिलने गए थे। और सबसे पहले प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद दिया हमने कि एक बड़ा काम हमारे राज्य में हो रहा है कि अब 4 धामों तक का रेल जा रही है। पहला चरण का काम जो है कर्णप्रयाग तक का रेल हमारी जाने वाली है, 2025 तक के टारगेट पूरा हो जाएगा। बहुत तेज़ी से आजकल काम चल रहा है और हमने निवेदन किया रेल मंत्री जी से कि अक्टूबर के महीने में एक दिन वो श्रीनगर आएंगे और जो दिक्कतें हैं वहाँ के गाँव की, थोड़ा उनके साथ एक बैठक हो जाएगी। तो उन्होंने शहर से उसको स्वीकार किया है और मैं कह सकता हूँ कि उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार जो है इतना बड़ा काम हो रहा है कि रेल हमारे 4 धाम तक जा रही है। जो हमारे यहाँ लाखों तीर्थयात्री आते हैं उनका जो है 3 दिन का समय बच जाएगा, क्योंकि
25 लाख से ज़्यादा तीर्थयात्री इस बार अभी हमारे यात्रा में आ चुके हैं। तो हमारी चाहे रेल कनेक्टिविटी हो, चाहे एयर कनेक्टिविटी हो, चाहे हमारे यहाँ 4 धाम में आजकल रोडों का काम चल रहा हो, भारत सरकार ने 50,000 करोड़ से ज़्यादा के काम हमारे 4 धाम यात्रा में चल रहे हैं। और इसलिए आज हम उनका धन्यवाद देने भी आ रखे हैं। जो गांव की दिक्कतें हैं रेल प्रोजेक्ट को लेके, उनके बारे में भी आज हमने रेल मंत्री जी से डिस्कस किया है। क्योंकि भौगोलिक तौर पर आप लोग काम कर रहे हैं उत्तराखंड को लेकर, लेकिन इमोशनली जो उत्तराखंड का माहौल है, अंकिता कांड को देखा, 25 लाख का आप आर्थिक यहाँ पर दान भी कर रहे हैं, कितना समझते हैं कि ये एक स्टैब्लिश मूवमेंट होगा? देखिए, दान नहीं, हम उस पीड़ित परिवार को सहयोग राशि दी है मुख्यमंत्री जी ने। और मैं कह सकता हूँ कि सच में ये घटना बड़े खराब है हमारे राज्य के हिसाब से, लेकिन हमारी सरकार ने तुरंत एक्शन किया है। और अब ये भी बात होगी कि भाई हम इसको फास्ट ट्रैक पे ले जाएंगे और जल्दी सुनवाई होगी। जो भी दोषी होंगे उनको किसी को बख्शा नहीं जाएगा, ये हमारी सरकार का स्पष्ट जो है मानना है। और हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारी सरकार रात दिन जो है इस पे काम कर रही है कि हम पीड़िता को जल्दी से जल्दी और उसको जो है पूरे राज्य में मैसेज आना चाहिए कि भाई कोई भी ऐसा अगर जघन्य अपराध किया करता है तो उसको हमारे राज्य में कोई जो है उसके लिए सीमा नहीं। बहुत शुक्रिया। धन सिंह रावत को सुन रहे थे। पटवारी व्यवस्था को खत्म करने के लिए भी लगातार सरकार काम कर रही है और इसी के लिहाज से आज उन्होंने केंद्रीय मंत्री से भी मुलाकात की है और उत्तराखंड में रेल को और बेहतर स्थिति में लाने के लिए लगातार काम भी कर रहे हैं। कैमरा पर्सन अजीत के साथ उषी मंदोला, हिंदी खबर, दिल्ली। हिंदी खबर ने उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट से बातचीत की है। ऐसे में महेंद्र भट्ट ने पीएफआई मामले पर कहा कि कांग्रेस पीएफआई की तुलना आरएसएस से कर रही है, जो कि बिल्कुल गलत है। वहीं उन्होंने आगे क्या कुछ कहा, सुनिए। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर उत्तराखंड में चर्चाएं जोरों पर है। मुख्यमंत्री धामी लगातार दिल्ली दौरे पर है और इस बीच महेंद्र भट्ट भी दिल्ली पहुंचे हैं। भट्ट साहब, चूंकि लगातार दौरे हो रहे हैं, बैठकें हो रही हैं, 3 पद खाली है और चर्चाएं भी है कि आपने जिस तरीके से टीम का गठन किया था, एक्सपीरियंस और फ्रेशर को भी आपने मौका दिया था। अब जो 3 पद है, इनमें आप किन-किन को मौका देने वाली आपकी सरकार? और ये भी कहा जा रहा है कि शायद प्रेमचंद्र अग्रवाल की छुट्टी होने वाली है। देखिए, अभी इस पर कोई चर्चा कहीं पर दूर दूर तक नहीं है। ये ठीक है कि 3 पद रिक्त हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी अपने केंद्रीय नेतृत्व से वार्ता करने के बाद और जब भी ऐसा आवश्यक लगेगा तो मंत्रिपरिषद का गठन करेंगे। किसी दिल्ली आना, मेरा आना, सीएम साहब का आना, इससे को जोड़ना है कि मंत्रिपरिषद के अंदर कोई परिवर्तन होने वाला है या नए मंत्री बनने वाले हैं। ये ठीक है, 3 मंत्री नए बनने हैं, समय उसमें अभी लगेगा, लेकिन जब भी बनेगा सब आप सबके सम्मुख होगा। जब आपने अपनी टीम का गठन किया था तो आपकी जो टीम है उसमें महिलाओं को भी मौका मिला है, आपने एक्सपीरियंस के अलावा युवाओं को भी मौका दिया है। तो क्या समझे कि जो 3 पद खाली है इसमें आप लोग एक्सपीरियंस को ही मौका देंगे या कोई नए चेहरे देखने को मिल सकते हैं? संभावनाएं क्या है? देखिए, मंत्री पर हमारे सारे विभाग योग्य हैं और मंत्रिपरिषद का गठन होता है, सब प्रकार का विचार होता है। क्षेत्र का विकास होता है, जाति का विकास होता है, महिला का विकास होता है, विचार होता है, युवाओं के बारे में विचार होता है। तो सारा पक्ष है, लगभग हमारे सभी जो मंत्री बने सभी योग्यतम मंत्री हैं और अपना कार्य क्षेत्र में उनका अपना एक प्रभाव है। तो मैं कह सकता हूँ जब ये 3 मंत्री प्रसंग का विषय आएगा, जिस चर्चा होगी, तो हम सब विषयों पर ध्यान रखेंगे। तस्वीर कब तक साफ होगी, कब क्लियर होगा कि 3 पद भर लिए जाएंगे? देखिए, मुख्यमंत्री का विवेकाधीन विषय है। ठीक है कि हमारे यहाँ सामूहिकता से बातचीत होती है, सब इसमें चर्चा, उसका निर्णय लिए जाते हैं और बहुत जल्दी आपके सामने इसकी तस्वीर होगी। तो आखिरकार न्यायालय की दिक्कत यह है कि आपका भी एक लंबा समय निकला है संघ के साथ, अब संघ और पीएफआई की तुलना हो रही है। पीएफआई पर इलीगल एक्टिविटीज का आरोप है, देश विरोधी गतिविधि, टेरर फंडिंग, ये तमाम चीजों का आरोप है, मुसलमानों को भड़काने का आरोप है और आपके ऊपर भी कहीं ना कहीं सेम जैसे आरोप लग रहे हैं। बिल्कुल नहीं, राष्ट्र संघ राष्ट्रवादी संगठन है, राष्ट्रभक्त लोगों का संगठन है। राष्ट्र संघ की कोई सदस्यता होती नहीं है। भगवा ध्वज को जिन्होंने अपना गुरु माना हो, ध्वज के शरण में जाकर केवल राष्ट्र वंदना होती है। संघ से पीएफआई की तुलना करना एक प्रकार से उन लोगों का काम है जो इस देश के अंदर शांति चाहते ही नहीं है। आज अगर देश के अंदर शांति है, समृद्धि है, राष्ट्रभक्ति का भाव है, ये संघ के कारण खड़ा है।
चलिए, बहुत शुक्रिया। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को आप सुन रहे थे। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी साफ कह दिया है कि सभी योग्य हैं। पुष्कर सिंह धामी चर्चाएं कर रहे हैं और जल्दी तस्वीर साफ हो जाएगी कि कौन 3 विधायक मंत्री चुने जाएंगे। और इसी के अलावा पीएफआई आरएसएस को लेकर भी अपनी तस्वीर साफ कर दी है। कैमरा पर्सन अजीत के साथ उषी मंदोला, हिंदी खबर, दिल्ली। हिंदी खबर से बात करते हुए आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता दुर्गेश पाठक ने कहा कि विजय नायर को सिर्फ और सिर्फ इसलिए गिरफ्तार किया गया है क्योंकि आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता बढ़ती चली जा रही है, जबकि विजय नायर किसी राजनीति पथ पर नहीं है, किसी शराब घोटाले पर नहीं है। वहीं उन्होंने आगे क्या कुछ और कहा, सुनिए। बात कर लेना चाहेंगे आम आदमी पार्टी से वरिष्ठ नेता दुर्गेश पाठक जी हैं। दुर्गेश जी, विजय नायर की जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई है, कई सवाल खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से खौफ में है अरविंद केजरीवाल जी से। विजय नायर जी कौन है? विजय नायर जी वो हैं जिन्होंने 2020 में दिल्ली विधानसभा के दौरान पूरा कम्युनिकेशन डिज़ाइन किया, हमारा सोशल मीडिया पूरा डिज़ाइन किया, मीडिया स्ट्रेटजी डिज़ाइन की। पंजाब चुनाव के अंदर अगर किसी एक व्यक्ति का बहुत बड़ा योगदान रहा है जीत में तो विजय नायर जी का रहा है। वहाँ की सोशल मीडिया कम्युनिकेशन पूरा डिज़ाइन करना, और अब गुजरात के अंदर काम कर रहे हैं और हर दिन आम आदमी पार्टी गुजरात के अंदर बढ़ रही है। विजय नायर एक वॉलंटियर हैं जो कम्युनिकेशन का काम देखते हैं, ना वो सरकार के पार्ट हैं, ना वो पॉलिसी बनाते हैं, ना किसी चीज़ में है उनका कोई योगदान। ऐसे में आप विजय नायर को गिरफ्तार करके आप एक ही संदेश देना चाह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को कुचलो, आम आदमी पार्टी को ख़त्म करो, केजरीवाल को ख़त्म करो, किसी भी तरीके से आम आदमी पार्टी को पूरी तरह से ख़त्म कर दो और आम आदमी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को इसी तरह से उठाएंगे और गिरफ्तार करेंगे। जी, अभी आपने बोला ना वो किसी पद पर है, ना किसी राजनीति से उनका ताल्लुक है, ना किसी आबकारी घोटाले से ताल्लुक है, सिर्फ सोशल मीडिया देखते हैं। सोशल मीडिया देखने के दौरान इस तरीके से गिरफ्तारी, और जो अभी बात सामने आई है, खबरें जो मिल रही है कि उनको टॉर्चर भी किया जा रहा है सीबीआई के द्वारा। पूरी तरह से उनको कहा गया कि भाई आप मनीष सिसोदिया का नाम ले, उन्होंने कहा कि मैं नहीं लूंगा, मेरा कोई लेना देना नहीं है उनका। उन्होंने कहा नहीं, तुम बोलो कि तुम मनीष सिसोदिया के लिए काम करते हो। उन्होंने मना किया तो उनको अरेस्ट कर लिया। देखिए, ये समय बड़ा खतरनाक चल रहा है। इस तरह से केंद्र सरकार हर उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई कर रही है जो आम आदमी पार्टी के साथ है, आम आदमी पार्टी की मदद कर रहा है, आम आदमी पार्टी के साथ खड़ा है और इस बदलाव के साथ खड़ा है। ये ठीक नहीं है, ये गलत है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। हमने बात की आम आदमी पार्टी से वरिष्ठ नेता दुर्गेश पाठक। इनका साफ तौर पर कहना है विजय नायर की गिरफ्तारी सिर्फ और सिर्फ गुजरात में आपकी बढ़ती लोकप्रियता के चलते हुई, लेकिन इसका असर नहीं पड़ेगा। आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार और इसी तरीके से देश के लिए सेवा करती रहेगी। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ मैं कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंदी खबर।